नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है और बात करते हैं राजधानी रांची की। झारखंड के राज्यपाल ने वर्तमान समय में झारखंड में बढ़ रहे बांग्लादेशी घुसपैठ को खतरनाक बताया है। राज्यपाल ने कहा है कि बांग्लादेशी लोग झारखंड में आकर आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे हैं, ये चिंताजनक है। राज्यपाल ने कहा कि विदेशियों के घुसपैठ से आदिवासी परंपरा नहीं बदलनी चाहिए, झारखंड की जनसंख्या भी नहीं बदलनी चाहिए। हमें इसे लेकर बहुत सावधान रहने की जरूरत है। राज्यपाल के इस बयान के बाद झारखंड की राजनीति में भूचाल सा आ गया है। दरअसल राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ऐसे गंभीर मुद्दे गौण हो जाया करते हैं। राज्यपाल ने कहा कि कई संगठनों और व्यक्तियों के माध्यम से इसकी जानकारी उन लोगों तक पहुंचती है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तथा गृह सचिव सुखदेव सिंह के समक्ष रखा है। इस पर रोक लगाने के लिए उनसे आवश्यक कदम उठाने को कहा है। इस बयान के बाद झारखंड की विपक्षी पार्टी भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि झारखंड के राज्यपाल ने आदिवासियों की सरकार होने का दम भरने वाली हेमंत सरकार को शीशा दिखाने का काम किया है। महामहिम ने बिल्कुल सही कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण आदिवासियों की संस्कृति और सभ्यता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उनका ये कहना भी उचित है कि ये घुसपैठिए आदिवासी बेटियों से विवाह कर सत्ता पर काबिज हो रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अब तो राजधर्म निभाना चाहिए। राज्य के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल बता रहे हैं कि झारखंड में घुसपैठ चरम पर है, फिर भी सरकार इसे नजरअंदाज कर रही है। अभी सरकार घुसपैठियों को चिन्हित कर उन्हें बाहर निकालने का काम करे। देखिए, झारखंड के राज्यपाल ने आज आदिवासियों की सरकार का दम भरने वाली हेमंत सरकार को शीशा दिखाया। महामहिम ने बिल्कुल सही कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के चलते जो संथाल परगना और झारखंड है उसमें आदिवासियों के रहन सहन, कला, संस्कृति, सभ्यता सभी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। महामहिम ने यह भी कहा कि जो आदिवासी बेटियां हैं उनको प्रलोभन देकर शादी करके ये बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए सत्ता पर भी काबिज हो रहे हैं और ये आदिवासियों के लिए बहुत चिंता की स्थिति है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो पहले दिन से खुद को आदिवासियों की सरकार होने का दावा करते हैं, लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठियों ने पूरे संथाल परगना में कब्जा करके रखा है, अब तो ये झारखंड के दूसरे जिलों में भी पहुंच गए हैं। आप एक चीज खाली इससे अंदाजा लगाएं कि संथाल परगना में दो पिछले जो जनसंख्या के सर्वेज हुए थे उसमें मुस्लिमों की आबादी लगभग 20% बढ़ गई है। और लास्ट 2 सर्वेज की अगर तुलना करें तो सिर्फ पाकुड़ जिले में, जो बिल्कुल बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल की सीमा से सटा हुआ है, वहां मुस्लिमों की आबादी 42% बढ़ गई है। तो कुछ वोट बैंक की राजनीति करने वाले, तुष्टीकरण करने वाले राजनीतिक दल ने इन घुसपैठियों को न सिर्फ शरण दिया बल्कि उनके वोटर आई कार्ड भी बना दिए और उनको एक तरीके से नागरिकता देने का प्रयास किया है। हमारे बाबूलाल मरांडी जी जो विधायक दल के नेता हैं और प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने स्पष्ट किया है कि संथाल परगना में एनआरसी होगी जब हम सत्ता में आएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी को भी राजधर्म निभाना चाहिए और ये जो बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए हैं ये झारखंड के अल्पसंख्यकों का हक मार रहे हैं, अल्पसंख्यक कल्याण की सारी योजनाओं को यही डकार रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी राजधर्म निभाइए और इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित कर बाहर कीजिए। वहीं राज्यपाल के इस बयान पर प्रदेश कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता का कहना है कि मीडिया के माध्यम से इस प्रकार का बयान महामहिम को जारी नहीं करते हुए झारखंड में हो रहे घुसपैठ के विषय में गृह मंत्री प्रधानमंत्री को अवगत कराना चाहिए था। घुसपैठ रोकने का काम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स गृह मंत्रालय के अधीन आता है। गृह मंत्री इस विषय में संजीदा होते तो राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठियों की स्थिति ऐसी नहीं होती। महामहिम ने घुसपैठियों पर चिंता जताई है। स्वाभाविक तौर पे महामहिम की चिंता लाजमी है, लेकिन हमें यह लगता है कि महामहिम को अखबारों के बजाय अगर वो गृह मंत्री जी के पास इसकी चिंता जताते तो स्वाभाविक तौर पे महामहिम की चिंता सार्थक होती। लेकिन महामहिम ने अखबारों पर चिंता जता करके यह बात प्रदर्शित कर दिया है कि वो इस विषय पे गंभीर नहीं है, बल्कि सिर्फ इस विषय पे महामहिम भी अब राजनीति करना चाहते हैं। क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस गृह मंत्री के अधीन होता है और अगर गृह मंत्री जी इस पर अगर संजीदा होते तो आज झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों की ये स्थिति नहीं होती। तो कहीं ना कहीं महामहिम जो अखबारों के माध्यम से ये चिंता जता रहे हैं, तो महामहिम जाकर के केंद्रीय गृह मंत्री जी के पास, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी के पास चिंता जताएं
और महामहिम को मणिपुर की घटना पर भी चिंता जता देनी चाहिए, ताकि राज्य के लोग भी महामहिम की संजीदगी पर जो प्रश्न खड़ा कर रहे हैं वो प्रश्न खड़ा नहीं कर सकते। इधर पश्चिमी सिंहभूम के 3 जिला परिषद सदस्यों जॉन मेरन मुंडा, माधव चंद्र कुंकल और मान सिंह तिरिया ने पुलिस कार्रवाई पर आपत्ति जताते हुए मुफस्सिल थाना के सामने नंग धड़ंग प्रदर्शन किया। दरअसल तीनों जिला परिषद सदस्य पुलिस के सवालों का जवाब देने नंग धड़ंग मुफस्सिल थाना पहुंचे थे। तीनों जिला परिषद सदस्यों ने पुलिस पर जानबूझकर उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया है। बता दें कि बीते 25 मई को तीनों जिला परिषद सदस्यों के नेतृत्व में गांधी मैदान से नया समाहरण न्यायालय भवन तक जुलूस निकाला गया था, जिसमें बिजली और पेयजल समस्या को लेकर विरोध जताया गया था। जुलूस निकाले जाने को लेकर उनके खिलाफ मुफस्सिल थाना में मामला दर्ज किया गया। पुलिस द्वारा भेजे गए नोटिस का उन्होंने लिखित जवाब दिया था। इसके बावजूद मुफस्सिल थाना के पुलिस अवर निरीक्षक दीनबंधु कुमार द्वारा दोबारा नोटिस भेजकर बयान देने के लिए थाने बुलाया गया। इससे स्पष्ट होता है कि जन समस्याओं को लेकर आवाज उठाने पर अनावश्यक रूप से लोगों को परेशान करना पुलिस की नियति बन गई है। जिला प्रशासन जनता की समस्याओं का निराकरण करने की बजाय प्राथमिकी दर्ज करके डराने का काम कर रही है और आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। 41 के तहत जो नोटिस किया गया था उसको हम लोगों ने लिखित रूप से जवाब दिया है। और यह दूसरा नोटिस था। हम लोग यह कहना चाहते हैं कि यह पश्चिमी सिंहभूम जिला में पीने का पानी और बिजली का समस्या ज्वलंत रूप ले चुका है और पूरा विभाग जो है इस पर मौन बैठे हुए हैं। इसको लेकर के जब हम लोग उपायुक्त महोदय के यहाँ शांतिपूर्ण ढंग से जुलूस निकल ज्ञापन दिए तो इसको लेकर के FIR किया गया और बार बार हम लोग को नोटिस किया जा रहा है। हम लोग कहना चाहते हैं यह पश्चिमी सिंहभूम जिला पूरा दुनिया का सबसे धनी जिला में से है और यहाँ के लोग आज भी पीने का पानी का मांग कर रहे हैं, बिजली बिल से परेशान हैं और उसके लिए अगर आवाज़ उठ रहा है तो उस पर भी केस हो रहा है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि आपने जिस वादा से झारखंड में विकास करने का बात कहा था, आज वो विकास तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ज़रूर आपका सरकार में तानाशाही दिख रहा है। आपका जितने भी विभाग हैं सारा विभाग फेल है। लेकिन जब हम जिला परिषद के रूप में इस बात को आवाज़ उठा रहे हैं तो हम लोगों पर FIR करके बार बार परेशान किया जा रहा है। कोल्हान विश्वविद्यालय प्रशासन और निजी जमीन मालिक आम रास्ते को लेकर आपस में उलझ गए हैं। कोल्हान विश्वविद्यालय प्रशासन और निजी जमीन मालिक चंद्र मोहन बिरवा दोनों के अपने अपने दावे हैं। मंगलवार को निजी जमीन मालिक चंद्र मोहन बिरवा और कोल्हान विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी अपनी बातों को लेकर तन गए। बताया जाता है कि कोल्हान विश्वविद्यालय द्वारा वर्षों पहले अपनी बाउंड्री के बीच में आम रास्ता ग्रामीणों के लिए छोड़ा गया था और विश्वविद्यालय ने अपनी दूसरी बाउंड्री बना ली थी। इन्हीं दो बाउंड्री के बीच में आम रास्ता पड़ता है जिससे ग्रामीण आना जाना करते हैं। उसी बाउंड्री के बाहर रेलवे से रिटायर्ड चंद्रमोहन बिरवा नामक व्यक्ति ने 2022 में जमीन खरीद और निर्माण कार्य शुरू किया। मकान निर्माण के लिए उन्होंने कोल्हान विश्वविद्यालय की पुरानी बाउंड्री को तोड़कर आम रास्ते में दरवाजा निकाला ताकि वहां से आना जाना कर सके और घर बनाने का सामान लाया जा सके। इसको लेकर चंद्रमोहन बिरवा ने बताया कि उन्होंने कोल्हान विश्वविद्यालय को लिखित आवेदन दिया था कि वह उनकी दीवार को तोड़कर वहां मकान बनाने का सामान रख रहे हैं। इसके लिए उन्हें अनुमति भी सितंबर माह में मिली थी, जिसके बाद उन्होंने फरवरी माह से मकान बनाने का काम शुरू किया। अब अचानक कोल्हान विश्वविद्यालय प्रशासन वहां आकर उस रास्ते को बंद करने के लिए आदेश दे रहे हैं, जिस पर उन्होंने अंचल अधिकारी को भी इस संबंध में जानकारी दी। अंचलाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर वस्तु स्थिति को देखा और कहा कि ये नैतिकता नहीं है कि इस रास्ते को बंद किया जाए, जबकि ये रास्ता वर्षों पहले खोला गया था। मगर कोल्हान विश्वविद्यालय प्रशासन इस बात पर अड़ा है कि वह दीवार को बंद कर देगा। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए कोल्हान विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार जयंत शेखर ने कहा कि जमीन मालिक द्वारा अवैध रूप से दीवार तोड़कर अपना रास्ता बनाया गया है। आम रास्ते में बिल्डिंग बनाने का मटेरियल रखकर रोड को जाम किया गया है। हमको थोड़ा सा रास्ता दिया जाए, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने के लिए पीछे भी जगह नहीं है। यही एक रास्ता है दीवार में, जो यूनिवर्सिटी का पुराना दीवार था, अभी किसी उपयोग में नहीं है, क्योंकि पुराना दीवार और नए दीवार के बीच में लोग गाँव वालों को रास्ता दिया गया है कम से कम 20 फीट का। तो ये चलते रहा, मतलब प्रशासन की तरफ से सीओ साहब की तरफ से, SDO की तरफ से और विश्वविद्यालय की तरफ से कोई जवाब नहीं आया 8-9 महीने तक। फिर उन लोग से बोलते रहे कि आप लोग हम लोग तो
सरकारी तौर पे कुछ डिसीजन नहीं दे सकते हैं, आप लोग आपस में बात करके रास्ता निकाल लीजिए। तो इसी दरम्यान मैंने ज़मीन के मालिक मुंडा वगैरह को बताया है ना इस चीज़ को, तो उन लोग ने यूनिवर्सिटी से बात करके ये 10 फीट का रास्ता निकाल के हमको लिखित में दे दिया है सितंबर महीने में। ठीक है, उसके बारे में हमने 2-3 महीना वॉच किया है ना कि यूनिवर्सिटी का कुछ ऑब्जेक्शन होगा तो बताएंगे। तो फरवरी से मैंने फिर घर बनाने का काम स्टार्ट किया। जब सितंबर में हमको ये दिया गया था गेट तोड़ के, है ना, फरवरी से स्टार्ट किया, बनाया, तब तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया। अभी इतना आने के बाद अभी 10 दिन पहले नोटिस आया था सीओ साहब की तरफ से। आयुक्त साहब ने अभी अटप्रेजेंट जो विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर है उन्होंने भेजा है, बोलता है कि दरवाजा बंद कराइए। तो तोड़ा गया है, गलत तरीके से तोड़ा गया है। फिर मैंने आयुक्त को भी जाके मिला हूँ, है ना, बताया उनको ऐसे नहीं हो तो बाहर का दीवार है, ऐसे नहीं, कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं। तो यूनिवर्सिटी का दीवार को आपने कैसे तोड़ दिया, बंद कीजिए। तो आज फिर वही इसी सिलसिले में सीओ साहब को आदेश आया, तो यहाँ मतलब दरवाज़ा बंद करने का काम चल रहा है। तो अभी आप लोग आए, समाज के लोग आए, तो इसको अभी फिलहाल तो बंद किया गया है। ये सब विश्वविद्यालय का ज़मीन है, इसको देखिए, बनाइए तो उसका वीडियो बनाइए ना, मेरा वीडियो मत बनाइए। जो कब्जा हुआ है उसका वीडियो बनाइए। बताइएगा ना क्या मामला। सर वही बात, विश्वविद्यालय का ज़मीन है जिसको कब्जा करके अनऑथराइज रूप से लोग घर बना रहे हैं और उसको मना करने पे यहाँ शोर मचा रहे हैं। मामला कुछ भी नहीं था। हमको वरीय पदाधिकारियों के द्वारा आदेश आया था कि वहाँ पे बिरवा जी के द्वारा जो है रास्ता में मटेरियल डंप किया गया है, बिल्डिंग मटेरियल डंप किया गया है और गेट खोल दिया गया। अब जाके वहाँ पे यूनिवर्सिटी को बोल के वहाँ पे उस गेट को बंद करवा दी। जब मैं फील्ड में आया तो देखा कि ये तो आम रास्ता है। भले ये यूनिवर्सिटी की ज़मीन थी पहले, अभी भी है, कागज़ में उन्हीं की ज़मीन है, लेकिन आम रास्ता के रूप में इसको दे दिया गया है। अब वर्षों से लोग इस रास्ते का उपयोग चलने में कर रहे हैं। तो मैंने देखा कि ये तो आम रास्ता हो गया है। इस रास्ते का उपयोग करने से यूनिवर्सिटी को तनिक भी कोई परेशानी नहीं हो रही। मतलब यूनिवर्सिटी के शिक्षण कार्य में कोई भी व्यवधान नहीं हो रहा है। वहीं जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत न्यू बारेडी में हुए चोरी के एक मामले में पुलिस ने 3 नाबालिगों को हिरासत में लिया है। उनके पास से चोरी के जेवरात और नगद बरामद किए गए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी रंजीत कुमार ने बताया कि 22 जुलाई 2023 की देर रात्रि अज्ञात चोरों ने न्यू बारेडी सुभानश्री रोड के ब्रिज किशोर शर्मा के घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया। उस समय ब्रिज किशोर शर्मा और उनका परिवार सो रहा था। सुबह नींद खुली तो परिवार को चोरी की घटना की जानकारी हुई। लिखित शिकायत के आधार पर एक टीम गठित कर उसकी जांच शुरू की गई। अनुसंधान के क्रम में बिरसा नगर से 3 नाबालिगों को हिरासत में लिया गया। तीनों ने चोरी में अपनी संलिप्तता स्वीकारी। उनके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर पुलिस ने सोने की 7 अंगूठी, 1 जोड़ा झुमका, 2 मोबाइल और अन्य कीमती सामान बरामद किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि इनमें से 2 बालकों ने 2022 में न्यू बारेडी की 5 दुकानों में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस हिरासत में लिए सभी को कानूनी प्रक्रिया के तहत रिमांड होम भेज दिया गया। दिनांक 23 जुलाई को दिन में वादी ब्रजकिशोर शर्मा के द्वारा सिद्धगोड़ा थाने में चोरी के संबंध में एक लिखित सूचना दी गई, जिसके आधार पर पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 विरुद्ध किशोर को निरुद्ध किया गया है और उनके निशानदेही पे चोरी गए सारे सामानों को बरामद कर लिया गया है और सभी को अग्रिम कार्रवाई हेतु माननीय न्यायालय के पास उपस्थापित किया गया। घटना के समय घर वाले सो रहे थे, लेकिन बहुत सफाई तरीके से इनके द्वारा घर में प्रवेश कर घटना को अंजाम दिया गया है और ये सातिर हैं और पूर्व में भी ये जेल जा चुके हैं। क्या क्या सामान बरामद हुआ? जिसमें 7,000 लगभग रुपये और 7 सोने की अंगूठी, 1 जोड़ा कान का झुमका, 2 मोबाइल फोन एवं अन्य कीमती सामान बरामद किया गया। इधर सरायकेला जिले के कपाली ओपी पुलिस को मोबाइल चोर गैंग का उद्भेदन कर उसके 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से चोरी के 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। गैंग के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी जारी है। मामले की जानकारी देते हुए कपाली ओपी प्रभारी संदीप कुमार ने बताया कि 21 जुलाई को कपाली निवासी शाहिद अब्बास नामक व्यक्ति के घर से 2 मोबाइल फोन चोरी कर लिए गए थे। प्राथमिकी दर्ज कर कपाली ओपी पुलिस की टीम ने अनुसंधान आरंभ किया। अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने चोरी में शामिल 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनमें एक आजाद नगर के रहने वाला अबू बकर और दूसरा शेख शाहिद है। इनके पास से पुलिस ने चोरी के 4 मोबाइल फोन बरामद किए हैं।
दोनों की आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में पुलिस पता लगा रही है। फिलहाल पुलिस ने जब्ती सूची के साथ दोनों को कोर्ट में प्रस्तुत कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 7/2023 को एक केस दर्ज किया गया था कि शाहिद अब्बास के घर से 2 मोबाइल चोरी हो गए थे। तो उसी क्रम में दो लड़कों को, अपराधियों को मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया था, जिसमें एक अबू बकर है जो आज़ाद नगर का रहने वाला था और दूसरा है शेख सोहेब इमाम। इन लोगों ने घर में घुसकर वहां से मोबाइल चोरी कर लिए थे। इनके अलावा इनके पास से 2 चोरी के और मोबाइल बरामद हुए हैं और इन लोगों को गिरफ्तार कर आज जेल भेज दिया गया है। वहीं जमशेदपुर में मुहर्रम को लेकर शांति समिति की एक बैठक सिद्धगोड़ा टाउन हॉल में आयोजित की गई। बैठक में सभी अखाड़ा समितियों के सदस्य उपस्थित थे। साथ ही टाटा स्टील, USIR, टीन प्लेट कंपनी के अलावा टाटा मोटर्स के अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे। प्रशासन की ओर से अनुमंडल अधिकारी पीयूष सिन्हा, सिटी SP के विजय शंकर की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में मुहर्रम पर्व को सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाए जाने को लेकर चर्चा हुई। मुख्य रूप से साफ सफाई एवं पेयजल उपलब्ध कराने की मांग बैठक में की गई। वहीं अखाड़ा समितियों से आग्रह किया गया कि समय से अखाड़ा निकाला जाए। साथ ही प्रशासन द्वारा निर्धारित समय के अंदर झंडा को ठंडा भी कर दिया जाए। वहीं अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि अखाड़ा समितियों द्वारा जो भी समस्याएं रखी गई है उनको ध्यान में रखकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पर्व जब आता है शांति समिति की बैठक करते हैं। आज भी केंद्रीय शांति समिति की बैठक हुई। इसमें केंद्रीय शांति समिति की तरफ से सदस्यों ने अपना जो भी उनके इश्यूज थे या जो भी उनकी सजेशंस थे वो सामने रखा। यहाँ जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, म्यूनिसिपैलिटीज हो गई या फिर जिसको हो गया, जिला प्रशासन, पुलिस, सबके प्रतिनिधि मौजूद थे। उन्होंने जितने भी सजेशंस आए हैं उन सबको हम लोगों ने नोट किया है और आवश्यक तौर पर जो भी कार्रवाई करनी है उसके ऊपर हम लोग करते हुए यह सुनिश्चित कराएंगे कि शांतिपूर्ण तरीके से यह पर्व का समापन हो। और नवाचार रिसर्च इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन काउंसिल द्वारा नविष्कार ग्रैंड फिनाले कार्यक्रम का आयोजन मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल में किया जाएगा, जिसमें पूरे देश से चयनित प्रतिभागी शामिल होंगे। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य छात्र उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इसके तहत नवाचार ने 1 जुलाई से प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन चैलेंज प्रतियोगिता आयोजन किया था, जिसमें देश भर से 100 आइडियाज प्राप्त हुए। उनमें से 9 प्रतिभागियों को चयनित किया गया, जिनके बीच 29 जुलाई को जमशेदपुर के मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल में ग्रैंड फिनाले का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रथम स्थान पाने वालों को 50,000 और द्वितीय स्थान को 25,000 रुपये पुरस्कार के रूप में प्रदान किया जाएगा। इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन काउंसिल का एक सदस्य और नविष्कार 2023 जो कि एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है, इसकी सबसे खास बात यह है कि ये छात्र उद्यमिता को आगे बढ़ाने के लिए ये इवेंट हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, जिसको हम लोगों ने शुरुआत किया था 1 जुलाई से और 20 जुलाई तक हमने एप्लीकेशन मंगवाए थे, जिसमें पूरे देश भर से 100 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस आए थे। इस इवेंट का नाम हमने दिया था कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन चैलेंज। जैसे सभी लोग जानते हैं कि हर एक समस्या का समाधान जो है वो एक स्टार्टअप बन सकता है, उसके अंदर पोटेंशियल होता है। तो इसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उनमें से पूरे देश से आए हुए एप्लीकेशन में से 9 आइडियाज को सिलेक्ट किया गया है। वहीं मुसाबनी में कृषि विभाग द्वारा प्रखंड स्तरीय खरीफ कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में उन्नत कृषि से जुड़ी जानकारियां उपस्थित लोगों से साझा की गई। मुसाबनी ब्लॉक एरिया स्थित एचेक भवन में कृषि विभाग द्वारा प्रखंड स्तरीय खरीफ कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रखंड प्रमुख रामदेव हमरा, विशिष्ट अतिथि के रूप में उप प्रमुख काकोली घोष, गोला पंचायत समिति सदस्य वंदना पाल, हरि शरण महाकुड़, कृषि पदाधिकारी चंद्रमुखी एवं प्रखंड के किसान मित्र उपस्थित थे। इस मौके पर पदाधिकारियों द्वारा किसानों को खरीफ फसल की पैदावार बढ़ाए जाने की जानकारी दी गई। साथ ही कृषि के विकास के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही कई योजनाओं की जानकारी दी गई, ताकि किसान बेहतर उत्पादन कर अपनी आय में वृद्धि कर सके। प्रखंड में प्रखंड स्तरीय खरीफ कर्मशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न पंचायतों से आए हुए किसानों को खरीफ फसल को कैसे किया जाएगा, खरीफ में कौन कौन सी फसलें ली जाती है, कौन कौन सी फसलों की खेती की जाती है, और अभी हमारे आत्मा की तरफ से या कृषि विभाग की तरफ से कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, इन सब योजनाओं की जानकारी देने के लिए आज हम लोग प्रखंड स्तरीय खरीफ कर्मशाला का आयोजन किए हैं।
अभी जैसे मुख्य रूप से हम लोग का योजना है जो खरीफ में अभी धान का बीज तो वितरण हो ही गया है लेम्स के माध्यम से जो 50% में दिया गया। उसके साथ साथ अभी इस साल मोदी जी के नेतृत्व में मिलेट वर्ष घोषित किया गया है, जिसमें हमारे मुसावनी प्रखंड को प्रत्यक्षण के रूप में 11 एकड़ में बीज उपलब्ध कराया गया था, वो भी पूर्ण अनुदान में। इसको हम लोग किसानों के बीच में वितरण कर दिए हैं और इसको हम लोग सही तरीके से लगवा रहे हैं ताकि आने वाले समय में इस मोटे अनाज को और बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में किसानों को लगवाएं। अभी तो कम मात्रा में हम लोग लगवा रहे हैं, इसको और बड़ी संख्या में हम लोग लगवाएंगे और इसका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। उसके बाद है अभी जैसे हम लोग का मोदी जी का अभी 14वां किस्त आने वाला है PM किसान सम्मान निधि योजना के तरफ से, तो उसमें हम लोग का जैसे EKYC का कार्य चल रहा है। जिस किसान का बीच में आधार पेंडिंग, आधार मोबाइल नंबर पेंडिंग होने के कारण PM किसान का जो लाभ मिलता था वो लाभ रुका हुआ है, तो उसको हम लोग आधार और मोबाइल नंबर के साथ जोड़ करके उसका EKYC करवा रहे हैं, जिससे अभी जैसे 14वां किस्त हम लोग का मोदी जी 27 जुलाई को करने वाले हैं, जिससे इससे किसानों को लाभ मिल सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को लाभ मिल सकता है। उसके बाद ऋण माफ़ी का कार्य चल रहा है, ऋण माफ़ी योजना का। इसमें भी हम लोग का राज्य सरकार की ओर से जैसे 50,000 तक जो भी किसान का ऋण है, लोन है, उसको माफ़ किया जा रहा है। वहीं गुड़ाबांधा के लोयला स्कूल में अतिरिक्त भवन का उद्घाटन जमशेदपुर से आए मुख्य अतिथि फादर जीरोम कंटिन्हा ने प्रार्थना सभा आयोजित कर तथा फीता काट कर किया। गुड़ाबांधा प्रखंड के गेरवा स्थित लोयला स्कूल में अतिरिक्त भवन का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में जमशेदपुर से आए फादर जीरोम कंटिन्हा उपस्थित हुए। सर्वप्रथम फादर द्वारा एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्कूल के हेडमास्टर जेम्स समद, टीचर व छात्र छात्रा उपस्थित थे। तत्पश्चात फादर जीरोम कंटिन्हा द्वारा फीता काटकर तथा भवन का शुद्धिकरण कर उसका उद्घाटन किया गया। अतिरिक्त स्कूल भवन में बच्चों की पढ़ाई के लिए 4 कमरे व एक हॉल बनाया गया है। इस स्कूल में KG से लेकर कक्षा 7 तक 380 बच्चे पढ़ाई करते हैं। नया भवन बन जाने पर कक्षा 8 की भी पढ़ाई अगले सत्र से प्रारंभ की जाएगी। इस मौके पर बच्चों के बीच मिठाइयां बांटी गई। उद्घाटन समारोह में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि फादर जीरोम कंटिन्हा ने दीप प्रज्वलित कर सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मौके पर बच्चों ने स्वागत गान प्रस्तुत किया और उसके बाद छात्राओं ने सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया। दूर जा नहीं पाते हैं, इसलिए यहीं पर उनको यदि शिक्षा मिल सकती है तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वही सोच हम लोगों ने निर्माण किया है। आशा करता हूँ और भी हमारे इस गांव के लोग और अभिभावकगण हमें मदद करेंगे, ऐसे ही सहयोग देते रहेंगे और बच्चों को हम लोग उन्नति की ओर आगे बढ़ा सकें हम लोग। और यहाँ पर मैंने क्वालिटी एजुकेशन जो यहाँ पर मिल रहा है, कोई बोलते हैं कि इंग्लिश मीडियम है कि हिंदी मीडियम है, इसलिए मैंने वो तो हिंदी के साथ अंग्रेजी भी अच्छी तरह पढ़ाई जाती है, उसको हम लोग आगे बढ़ा सकें। और भी यहाँ पर जो भी यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी सुविधाएं ज़रूरत है हम लोग करने के लिए बहुत तैयार हैं, ताकि बच्चों लोग, यहाँ के बच्चे लोग आगे बढ़ सकें। थैंक यू। फादर, बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बच्चों को यही देना चाहेंगे कि आगे बढ़कर यहाँ से गांव देहात में भी क्यों ना हो, ताकि वो लोग आगे बढ़ सकते हैं। यहीं पर अपने गांव में ही गांव स्तर में रह कर भी वो लोग अच्छी तरह पढ़ाई कर सकते हैं, ताकि बाद में अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। कोई बाहर जाकर अच्छा नौकरियाँ मिल सकती हैं, गाँव को भी श्रृंगार सकते हैं अच्छी तरह। इसलिए वही उनको भी संदेश देना चाहूँगा कि वो लोग अच्छी से अच्छी तरह पढ़ाई, जो यहाँ पर सुविधाएं हैं, चाहे जो भी सुविधाएं यहाँ पर उसका फ़ायदा उठाकर, उससे लाभ उठाकर वो लोग अच्छी से अच्छी तरह एक क्वालिटी एजुकेशन ग्रहण करें और आगे बढ़ें। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। नमस्कार।